जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे 11 तारीख का करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, म्यूनिक जर्मनी में आयोजित 2024 ISSF विश्व कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसके नाम है? तो भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? हु हैज़ द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन 2024 ISSF वर्ल्ड कप हेल्ड इन म्यूनिक जर्मनी? तो ये जो स्वर्ण पदक जीता है, ये जीता है हमारा सरबजोत सिंह ने। ये पहला गोल्ड मेडल जीता है जर्मनी में जो ISSF की प्रतियोगिता हो रही है, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा जी, चलिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, सिफ्थ कौर समरा, इनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल। इनको क्या मिला है? ब्रॉन्ज मेडल, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्य पदक। तो इनको कांस्य पदक मिला है, ब्रॉन्ज मेडल। और सरबजोत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। और आप जानते हैं जैसे कि गोल्ड मेडल जो ये होता है, ये पिस्टल शूटिंग में इन्होंने जीता है, 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में। आप जानते हैं सरदार लोग वैसे भी लड़ाई झगड़ा और गोली चलाने में कितने माहिर होते हैं। और एक मूवी आई थी, केसरी मूवी, जिसमें बहुत सारे अफगान सैनिकों ने 15 सिख के ऊपर जो है हमला किया था और इन्होंने उनका डटकर सामना किया था। तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, इन लोग बहुत बहादुर होते हैं। तो इन्होंने 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्हीं के बारे में, और ISSF से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट देखेंगे। अच्छा, ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका 3 मेडल होते हैं। एक आपका होता है गोल्ड, दूसरा होता है सिल्वर और तीसरा होता है ब्रॉन्ज। तो एक होता है गोल्ड, दूसरा होता है सिल्वर और तीसरा होता है ब्रॉन्ज। तो जो फर्स्ट पोजीशन पे होता है उसको गोल्ड मिलता है, सेकंड पोजीशन पे जो होता है उसको सिल्वर मेडल दिया जाता है, और जो थर्ड पोजीशन होती है उसको दिया जाता है ब्रॉन्ज मेडल। हिंदी में इसको बोलते हैं, गोल्ड मेडल को बोलते हैं स्वर्ण पदक, सिल्वर मेडल को बोलते हैं रजत पदक और ब्रॉन्ज मेडल को बोलते हैं कांस्य पदक। तो आपका जो सिफ्थ कौर समरा है, इनको जो है वो कांस्य पदक मिला है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है 50 मीटर पिस्टल शूटिंग में। और सरबजोत सिंह ने जीता है 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में स्वर्ण पदक। और ये स्वर्ण पदक इन्होंने दूसरी बार जीता है, सरबजोत सिंह ने दूसरी बार जीता है। इसके पहले जब ISSF का आयोजन हुआ था इंडिया के भोपाल में, तब भी इन्होंने 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में ही जो है स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन जर्मनी में इंडिया की तरफ से ये पहला स्वर्ण पदक जीता है सरबजोत सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इन्होंने 6 तारीख को जीता था, 6 जून को, 6 जून 2024 को म्यूनिक में आयोजित हुई थी, उसमें इन्होंने जीता है। और इन्होंने फाइनल में 242.7 242.7 अंक जो है वो अर्जित किए थे, पॉइंट अर्जित करके 10 मीटर एयर पिस्टल एयर शूटिंग स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे आपके रहे हैं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के शुआई बू, इन्होंने रजत पदक जीता है। रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल। और जर्मन के जो हैं वो रॉबिन वॉल्टर, जर्मनी के हैं रॉबिन वॉल्टर, इन्होंने कांस्य पदक जीता है, मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चलिए, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसके पहले भी सरबजोत सिंह ने, जो भारत के मध्य प्रदेश भोपाल में आयोजित हुई थी ISSF, इसके पहले उसमें इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक पहले भी ये जीत चुके हैं, और ये दूसरी बार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका है
आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ISSF का इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिख जर्मनी में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? लूसियानो रॉसी हैं। फुल फॉर्म इसका होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, और इसकी स्थापना की गई थी 1907 में। ये जो आपका इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, ये आपका ये ओलंपिक का ही एक पार्ट है। ओलंपिक जो गेम होते हैं उन्हीं का एक पार्ट है, लेकिन इसमें क्या होता है आपका, इसमें सिर्फ शूटिंग से रिलेटेड जो भी गेम्स होते हैं वो कराए जाते हैं हर 4 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंच ओपन से है। हु वन द फ्रेंच ओपन 2024 मेंस सिंगल्स? फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका जो है जीता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और दूसरे नंबर पे आपके रहे थे, वो जो रहे थे एलेक्जेंडर ज़ेवरेव। ये दूसरे नंबर पे रहे थे। इनको हरा के, एलेक्जेंडर ज़ेवरेव को हरा के कार्लोस अल्कराज ने ये खिताब अपने नाम किया है। और इन्होंने ये फ्रेंच ओपन पहली बार जीता है, और इससे पहले भी ये कई ओपन्स जीत चुके हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। तो टोटल इन्होंने 3 बार ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है। 3 टोटल आपके 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, इन्होंने 3 जीता हुआ है। और फ्रेंच ओपन भी एक ग्रैंड स्लैम में आता है। और जो 2 और जीता है उसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दे देता हूँ। तो इन्होंने जो 2 और जीता है, इनकी जो एज है वो 21 साल की है, 21 साल के हैं ये। और इन्होंने इससे पहले जीता था US ओपन 2022 में। इन्होंने US ओपन जीता था, और 2023 में इन्होंने विंबलडन जीता था। विंबलडन जीता था, उसके बाद अब ये जीते हैं फ्रेंच ओपन, इन्होंने जीत लिया है। और इन्होंने एलेक्जेंडर ज़ेवरेव को हरा दिया है। और ये जो मैच था वो 19 मिनट तक चला था, और कोल्डफ्लिप चैटियर में ये खेला गया था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा। और ये टोटल अब तक 14 खिताब जीत चुके हैं, और 3 जो है ये आपका फ्रेंच ओपन जो होते हैं, सॉरी 3 जो आपके ग्रैंड स्लैम्स होते हैं उसको ये जीत चुके हैं, ठीक है। और ये इनका पहला फ्रेंच ओपन था जिसको इन्होंने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी नामक 700 मीटर का स्मारकीय पैदल यात्री पुल का अनावरण किया है? तो ये आपका किया है ऑप्शन नंबर ए, हंगरी ने। हंगरी ने किया है। ये आपका कांच का ब्रिज है और ये पैदल है, तो इसको इन्होंने बनाया हुआ है, और ये 700 मीटर है इसकी लेंथ। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हंगरी। जैसा कि हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है, 182 मीटर, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऊंची। तो उसी से रिलेटेड है, इसका भी नाम आप जैसा कि देख सकते हैं ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी, और उसका जो नाम था वो था स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि 182 मीटर ऊंची है। अच्छा, हंगरी की जो राजधानी है वो है आपकी बुडापेस्ट, इसकी कैपिटल बुडापेस्ट है हंगरी की। और ये जो पुल है इसका नाम है ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी, इसको बोलते हैं ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हंगरी के बारे में। ये आपका हंगरी का फ्लैग है, ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हंगरी का फ्लैग है। इसकी कैपिटल मैंने आपको बता दी, बुडापेस्ट है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हंगेरियन है। और प्रेसिडेंट जो है इसके राष्ट्रपति वो है तमस सुलियोक। तमस सुलियोक प्रेसिडेंट है। और प्रधानमंत्री इसके हैं विक्टर ऑर्बेन। विक्टर ऑर्बेन यहाँ के जो है वो प्रधानमंत्री हैं। आइए कुछ और चीज़ें देख लेते हैं हंगरी के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं हरा हरा देश, ये आपका हंगरी है। ये हमारा प्यारा भारत है,
और ये जो आपका हंगरी है वो आपका यूक्रेन के पास आता है। ये आपका यूक्रेन है, ये यूक्रेन है, ये रशिया है, रशिया यूक्रेन यहाँ पे, ये आपका हंगरी है। मैं आपको दूसरे मैप में अच्छे से समझा देता हूँ कि इसकी लोकेशन एग्जैक्टली पड़ती कहाँ पे है। ये देखिए, ये आपका यूक्रेन है, ये यूक्रेन है आपका, ये आपका रोमानिया है, ये सर्बिया है, ये क्रोआटिया है, ये ऑस्ट्रिया है, ये स्लोवाकिया है। तो ये इसके पड़ोसी देश हैं और यहाँ पे इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। और ये देखिए इसकी जो राजधानी है ये बुडापेस्ट यहाँ पे पड़ती है। चलिए, आपको हंगरी के बारे में समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024। हाल ही में किस संगठन ने बाल पोषण रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो ये आपका जारी किया है यूनिसेफ ने, ऑप्शन नंबर बी। इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो इसमें आपकी मेनली रिपोर्ट में क्या होता है, बच्चों से रिलेटेड होता है, उनके पोषण और जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड ये रिपोर्ट निकाली जाती है, कितने बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और कितने छोटे बच्चे हैं जिनको खाने में प्रॉब्लम है और उनके न्यूट्रिशन में जो है न्यूट्रिशन वैल्यू उनको सही से नहीं मिल पा रही है, उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट आपकी होती है। ठीक है, चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। डब्ल्यू एच ओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। IMF का होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान आपको हमेशा यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि पाकिस्तान को पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो हमेशा IMF से भीख मांगता रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका वर्ल्ड बैंक होता है। वर्ल्ड बैंक आप लोग जानते हैं, तो इसका फुल फॉर्म बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, यूनिसेफ के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हम लोग और आपका इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूनिसेफ का आपका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क USA में है और इसका फॉर्मेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है, जो कि न्यूयॉर्क में है USA। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार हर 4 में से एक बच्चा जो है वो अपने बचपन में जो है वो गरीबी में जी रहा है, मतलब कुपोषण का शिकार आप ये कह सकते हैं, हर 4 में से एक बच्चा। और अगर आप परसेंटेज में देखते हैं तो 27% बच्चे ऐसे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना, ये आपका जो है वो यूनिसेफ का लोगो है। तो ये आप ये देख सकते हैं यूनिसेफ का लोगो है। आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी आपकी हैदराबाद, अमरावती, चेन्नई, लखनऊ, इनमें से क्या है? तो आपकी ये है ऑप्शन नंबर बी, अमरावती। तो ये अमरावती आपकी जो है वो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। इससे पहले इसकी राजधानी क्या थी? वो थी हैदराबाद। अब इसके पीछे एक स्टोरी है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद कैसे थी, फिर उसको चेंज क्यों किया गया। तो चलिए समझते हैं, आइए देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका 2 स्टेट है, एक आपका तेलंगाना है ये, और एक आपका है ये आपका, ये है आपका आंध्र प्रदेश। ये देखिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये दोनों है आपका, एक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो पहले ये दोनों एक साथ हुआ करते थे, ये अलग नहीं थे। पहले ये दोनों एक ही राज्य में आते थे, लेकिन अभी ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो इसके पीछे की स्टोरी क्या थी कि इसके पीछे जो पहले ये सारा रीजन था आपका, ये पूरा रीजन, ये जो रीजन था आपका, ये यहाँ से लेके पूरा आपका आंध्रा,
कर्नाटका और तेलंगाना, कुछ पार्ट रायसीना के भी थे। तो ये सारे जो पार्ट थे ये आपके निज़ाम के अंडर में आते थे। किसके अंडर में आते थे? ये सारा आपका निज़ाम के अंडर में आते थे, निज़ाम होते थे। निज़ाम के अंडर में जो है ये सारी पूरी टेरिटरी उनके अंडर में आती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने इसको अपने कंट्रोल में कर लिया। ये 1800 में उन्होंने इसको अपने कंट्रोल में कर लिया। बट क्या हुआ कि ये सारे रीजन जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो रीजन था, ये जो पोर्ट वाले मेनली इलाके होते थे वो ब्रिटिशर्स कब्जा कर लेते थे। तो ये पूरा इन्होंने कब्जा कर लिया था। यहाँ कुछ पार्ट आपका जो है तमिलनाडु का था, केरला का था, कुछ पार्ट कर्नाटका का था। ये सारा इन्होंने अपने अंडर में ले लिया था। और तेलंगाना जो था आपका, तेलंगाना जो था वो निज़ाम के अंडर में ही था। तेलंगाना आपका निज़ाम के अंडर में था। और यहाँ के लोग जो है वो बोलते थे तेलुगु लैंग्वेज। सारे लोग क्या बोलते थे? वो तेलुगु लैंग्वेज बोलते थे। और जब ब्रिटिशर्स यहाँ से जाने लगे तो ब्रिटिशर्स यहाँ से जब जाने लगे तो उन्होंने अपना ये सारा कुछ बोला कि आप लोग जिसके साथ रहना चाहते हैं रह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे पास टोटल 522 देसी रियासत थी ना, जिनको हम लोग बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है। और कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिन पे डायरेक्ट रूल करते थे आपके ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने उनका नाम दिया हुआ था, जैसे कि ABCD करके ऐसा दिया हुआ था। और प्रिंसली स्टेट्स पे जो राजा थे, जो ब्रिटिशर्स के चाटुकार थे, वो वहाँ पे जो है कंट्रोल करते थे। बाकी जो एरिया था वो पिछड़े हुए एरिया थे, तो वो अलग था। तो अब 522 रियासत थी टोटल, तो इनको इंडिया में मिलाना ये बहुत बड़ी बात थी। तो उसके बाद फिर इसके लिए काम शुरू किया गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, उन्होंने ये जिम्मा लिया और एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। तो इसमें जो है क्या किया गया कि पुलिस जो आर्मी थी उसको पुलिस के कपड़े पहना के और जो है यहाँ पे अटैक करवाया गया हैदराबाद पे। यहाँ से हैदराबाद पे इन्होंने अटैक किया और फिर इसको अपने कब्जे में जो है वो ले लिया। यहाँ से ये जो आपका हैदराबाद आ गया इंडिया के पास। उसके बाद फिर अब प्रॉब्लम क्या हुई कि सारे राज्य बन गए, सब अलग अलग हो गया और सब कुछ बन गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आने लगी कि ये जो स्टेट था आपका, ये पूरा ये यहाँ पे ये पूरा जो आता था आपका, ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर आता था सारा कुछ। ये आपका आता था मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर आता था। अब यहाँ पे एक थे पोट्टी श्रीरामुलु, उन्होंने बोला कि हमें जो है भाषा के आधार पर राज्य चाहिए और हम इन लोग के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि ये पूरा था। तो इन्होंने बोला कि हम लोग के साथ नहीं रहना चाहते, हमें जो है ये अलग से चाहिए। अब ये मना कर दिया गया कि नहीं, जो है भाषा के आधार पर नहीं बनेगा। अगर भाषा के आधार पर बना दिया जाएगा तो फिर जैसे कि आप बोल रहे हैं, तो उसके बाद फिर सारे और जो स्टेट हैं वो भी बोलेंगे कि हमारी भाषा के आधार पर आप स्टेट बनाइए। तो अब ये भाई साहब गुस्सा हो गए, पोट्टू श्रीरामुलु गुस्सा हो गए और इन्होंने ये अनशन पे बैठ गए। और अनशन पे बैठने के बाद जो है इनकी मौत हो जाती है और ये मर जाते हैं 15 नवंबर 1992। 15 नवंबर 1992 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर ये जो आंदोलन था वो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है। और फिर 4 साल बाद 1 नवंबर 1956 को इसको मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग करके एक राज्य बना दिया जाता है, आंध्र प्रदेश, जिसका नाम वो रखते हैं आंध्र प्रदेश। और उसमें आंध्र प्रदेश में ये पूरा जो है आपका तेलंगाना का पूरा रीजन और ये सारा आता है। और इसकी जो कैपिटल बनाई जाती है वो बनाई जाती है
हैदराबाद कैपिटल बना दी जाती है। अब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर क्या होता है कि आंध्र प्रदेश के जो लोग थे वो इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। इन द सेंस आपका क्या होता है, जैसे सरकारी नौकरी थी तो गवर्नमेंट जॉब में इनको जो है बराबर का हक नहीं दिया जाता। तो फिर ये जो तेलंगाना के लोग थे ये प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि हमें जो है अलग राज्य चाहिए। तो अब जब ये प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं तो फिर इनकी बात नहीं मानी जाती, क्योंकि पहले ही इसको जो है वो बना दिया गया था, ये राज्य अलग कर दिया गया था भाषा के आधार पर। जो हमारे स्टेट्स जो है वो टोटल 28 राज्य बन गए थे, तो इनकी बात को नहीं माना जाता है। लेकिन फिर प्रोटेस्ट चलता रहता है। फिर एक पार्टी का जो है वो प्रोटेस्ट बहुत तेज कर देती है, और वो पार्टी का नाम था टीडीपी, जो हाल ही में अभी यहाँ पे जीती भी है, चुनाव जीती है टीडीपी। तो और इसका फुल फॉर्म है तेलुगु देशम पार्टी। तो इन्होंने काफ़ी आंदोलन किया। उसके बाद फिर 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को आपका ये बना दिया जाता है अलग राज्य, और इसका नाम जो है वो रखा जाता है तेलंगाना। इसका नाम रखा जाता है तेलंगाना, और इसकी राजधानी जो है बना दी जाती है वो बना दी जाती है हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की भी राजधानी उस टाइम क्या थी, वो भी आपकी थी हैदराबाद। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद, और आपकी जो तेलंगाना की राजधानी है वो भी हैदराबाद। तो इससे पहले भी एक केस हुआ था कि आपकी जो चंडीगढ़ है वो आपकी पंजाब की भी राजधानी है, और वो आपकी हरियाणा की भी राजधानी है। तो इन लोग ऐसा केस नहीं चाहते थे, तो इनको 10 साल का टाइम दिया गया, 10 साल का, कि आप 10 साल में अपना फाइनल करिए, आपको जो भी राजधानी बनानी है आंध्र प्रदेश को वो अपना डिसाइड करिए। तो फिर आंध्र प्रदेश ने अपनी अलग अलग इस टाइम पे 3 राजधानी बनाई, गुंटूर भी बनाई, फिर कुछ दिन इनकी राजधानी विजयवाड़ा थी, फिर अमरावती थी, और बीच में ये तीनों पे थी। तो तीनों भी राजधानी यहाँ पे भी इनकी बनी। फिर अब जो है फाइनली इसको सेटल कर लिया गया है, और अब अमरावती को जो है वो इनकी फाइनल राजधानी बना दी गई है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया हो जो मैंने एक्सप्लेन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आप देख लीजिए। तो अभी आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो अमरावती हो गई है। गवर्नर हैं इसके एस अब्दुल नाज़िर। बना कब था मैंने आपको बता दिया, 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था, और मद्रास प्रेसिडेंसी से ये अलग हुआ था 1956 में। पट्टू श्रीरामुलु जो है जब 1952 में 15 अक्टूबर को जब उनकी डेथ हो गई थी, उसके 4 साल बाद 1 नवंबर 1956 को ये भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया। उसके बाद फिर 2 जून को आंध्र प्रदेश से जो है वो तेलंगाना को अलग कर दिया गया, और तेलंगाना में आंध्र प्रदेश में टोटल अभी 26 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु बिकम द न्यू एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के नए कृषि मंत्री कौन बने। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में लोकसभा का रिजल्ट आया है, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे, भारत के 15वें प्रधानमंत्री, और तीसरी बार लगातार जो कार्यकाल है उनका अब वो स्टार्ट हो जाएगा। और इससे पहले जो 3 बार लगातार बने थे वो आपके बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है इन्होंने बराबरी कर ली है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है भारत के नए कृषि मंत्री कौन बने हैं। तो भारत के नए कृषि मंत्री आपके बने हैं, तो आपका ऑप्शंस जो हैं वो राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान और अनुराग ठाकुर। तो ये आपका बने हैं ऑप्शन नंबर सी, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो है वो आपके इस टाइम कृषि मंत्री हैं। राजनाथ सिंह आपके जैसा कि आप लोग जानते हैं वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं। जेपी नड्डा जो है इनको इस बार हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई है। इससे पहले ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो अभी भी हैं, बट
अब इनको हेल्थ मिनिस्ट्री भी दे दी गई है। और इससे पहले 2014 में भी ये हेल्थ मिनिस्ट्री का कार्यभार संभाल चुके हैं। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो भारत के जो न्यू एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो आपके बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान। अच्छा जी, शिवराज सिंह चौहान जो है वो 6 बार के सांसद रह चुके हैं, 6 बार से लगातार ये सांसद हैं। और ये जो चुनाव लड़ते हैं वो विदिशा सीट से लड़ते हैं। इनकी जो सीट है उसका नाम है विदिशा, यहाँ से ये चुनाव लड़ते हैं। और ये 4 बार लगातार सीएम रह चुके हैं, 4 बार लगातार सीएम रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। और अभी इस बार जो है वहाँ से इनको हटा दिया गया है और उनको हटा के कृषि मंत्री बनाया गया है। और अब मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं आपके मोहन यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच सैटेलाइट इज बीइंग बिल्ड बाय इसरो एंड फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES टू मॉनिटर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस को मॉनिटर करने के लिए कौन सी सैटेलाइट बनाई गई है? इसरो, इंडियन सर्च एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और फ्रेंच की जो स्पेस एजेंसी है उसको, उन दोनों ने मिलकर। तो पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए आपकी जो मिसाइल बनाई गई है उसका नाम है तृष्णा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, तृष्णा। अच्छा जी, तो तृष्णा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो तृष्णा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट ऑफ हाई रिजोल्यूशन रिसोर्स असेसमेंट। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट ऑफ हाई रिजोल्यूशन रिसोर्स असेसमेंट। और इसका उद्देश्य क्या है? ये सैटेलाइट बनाने का मेन उद्देश्य क्या है? पानी की गुणवत्ता और सतह के तापमान को जांचना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। तो उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन मिशन है, इसको तृष्णा बोलते हैं, हिंदी में है। और इसका मेन उद्देश्य है आपका पानी की गुणवत्ता और सतह का जो तापमान है उसकी जानकारी को इकट्ठा करना। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि पानी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बारिश नहीं होती है, तो ये आगे चल के प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए अभी से जो है इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए जो है ये सैटेलाइट उपग्रह जो है वो बनाया गया है। और पानी की गुणवत्ता और सतह का जो तापमान है कितना है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे इसके बारे में। जैसा कि मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था तो आप एक बार यहाँ से पढ़ लीजिए। इसका जो फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट ऑफ हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। तो ये आपकी जो सैटेलाइट है ये आपका यहाँ से डेटा को इकट्ठा करेगी, वहाँ से ये इंफ्रारेड कुछ तरंगे छोड़ेगी और यहाँ से ये पानी और जो आपका हीट वेव्स है उसके बारे में पता करेगी। और फिर जो भी जानकारी वहाँ से मिलेगी वो हमारे तक प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये इसका ही काम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट है, आप इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। और इतना डीप में नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट यही पूछेगा कि ये सैटेलाइट जो है इसरो और फ्रेंच कंपनी ने जो बनाया है ये इसका नाम क्या है। तो आप तृष्णा याद करिएगा, इतना डीप में ये पूछेगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप UFC। तो UFC जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये आपकी बन गई है पूजा तोमर। ये उत्तर प्रदेश से आती हैं और ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और पूजा तोमर साल 2023 में इन्होंने UFC के लिए साइन किया था, पहली महिला थी जो UFC के लिए साइन किया था। और अभी ये एक मैच जीती हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मैच इन्होंने जीत लिया है UFC में, ठीक है, अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप। चलिए आगे बढ़ते हैं
और कुछ इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विच मिनिस्ट्री अनाउंस 18th वर्जन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? किस मंत्रालय ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 18वें संस्करण की घोषणा की है? तो आपके ऑप्शन हैं गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। होम मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और डिफेंस मिनिस्ट्री। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और MIFF का फुल फॉर्म होता है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसमें क्या होता है, इसमें आपका मेनली जो छोटी फिल्में होती हैं, शॉर्ट फिल्म जो बनती हैं और जो एनिमेटेड फिल्में होती हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। और जो पुरस्कार की राशि होती है वो 44 लाख रुपए होती है, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं। 44 लाख रुपए दिया जाता है। और इसमें मेनली जो आपकी एनिमेटेड फिल्म होती हैं और जो स्मॉल फिल्म्स होती हैं, छोटी फिल्म, उनको पुरस्कार दिया जाता है। और ये 18वां संस्करण है। 15 जून से लेके 21 जून तक ये मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले 17वां संस्करण जो था वो 2022 में मनाया गया था। तो होप आपको जो भी आज का करंट अफेयर था वो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।